हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मींस इंटरनेशनल लॉ जो हमारा बना है वो किस चीज़ से बना है, उसके अलग अलग सोर्सेज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जनरली देखा जाए तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हमारा इंटरनेशनल लॉ का, वो एज़ कंपैरिजन टू म्यूनिसिपल लॉज मीन्स जो हमारे नेशनल लॉज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को ले लेते हैं, इंडिया में आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके के जो लॉज होते हैं उनसे इंटरनेशनल लॉ थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ नहीं होती। क्योंकि जनरली देखा जाए तो वेरियस सैंक्शंस तो होते ही हैं, लेकिन समहाउ बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो इंटरनेशनल लॉ है वो उनके जो सोर्स हैं वो कोडिफिकेशन नहीं होती उनकी, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इस चीज़ का कोई पक्का नहीं पता होता। लेकिन फिर भी इसके एज़ पर द आर्टिकल 38 स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे पास 4 सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो देखते हैं पहला सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है। पहला सोर्स इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इसको बड़े आराम से देखेंगे हम। कन्वेंशंस मतलब सम्मेलन, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बहुत सारे देश आपस में मिल जाते हैं, वो मिलके आपस में एक तरीके से लॉज बनाते हैं, आपस में ट्रीटीज़ बनाते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं। उन चीज़ों को हम यहाँ पे हमने नाम दे दिया है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, क्योंकि वो एक दूसरे स्टेट्स, दो स्टेट के बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहला सोर्स हमारा हो गया इंटरनेशनल कन्वेंशंस। कन्वेंशंस अप्लाई टू ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो कहता है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है हमारा, वो पहला इम्पोर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। साथ में आर्टिकल 2 ऑफ वियना कन्वेंशंस, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वियना में 1969 में, उसका आर्टिकल 2 भी ये कहता है कि जो ट्रीटी है ना, वो एग्रीमेंट होती है दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में। किस चीज़ के लिए? कि उनके बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश हो, कि उनके बीच में कैसे लॉ को प्रिवेल करना है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कैसे प्रिवेल करना है ये। अब उसके बाद आ जाता है हमारे ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ मीन्स कि दो से ज़्यादा स्टेट आपस में एक तरीके से कोई भी लॉ बना रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होएगा, ट्रेड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट अराइज होएगा, तो ये जो हमने लॉ बनाई, ये जो ट्रीटी बनाई, इसके अकॉर्डिंग जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग उसको हम रिजोल्व करेंगे। कोई क्रॉस बॉर्डर मान लो फायरिंग हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग कोई आदमी बॉर्डर क्रॉस कर जाता है दूसरी कंट्री का, उसको कैसे रिजोल्व करना है, उसके रिगार्डिंग ट्रीटीज़ होंगी। तो हमारे पास जनरली ट्रीटीज़ दो टाइप की है, पहली लॉ मेकिंग ट्रीटी, दूसरी ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली है लॉ मेकिंग ट्रीटी, उसको डिस्कस करेंगे। लॉ मेकिंग ट्रीटी में बहुत सारे स्टेट एक कंबाइन प्रपोजल लाते हैं और सारे स्टेट उसको मानते हैं। एक बहुत सारे स्टेट्स कोई भी लाइस, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ले आते हैं हम, कि ये चीज़ है, ये हमको सारी सबको अप्लाई करना है और सारे स्टेट उसको मानेंगे। सिर्फ दो स्टेट नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स उसमें होते हैं, स्टेट्स एट लार्ज उसमें होंगे, लॉ मेकिंग ट्रीटी में आ जाता है। और ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम स्टेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आपस में ट्रीटी कर रहे हैं कि अच्छा ये डिस्प्यूट है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से रिजोल्व करेंगे। 2 स्टेट मिनिमम इसमें होते हैं, इसमें ज़्यादा स्टेट इंक्लूड नहीं होते। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ के भी 2 पार्ट हैं। पहला है ट्रीटीज़ एनुशिएटिंग द रूल्स ऑफ यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेट साइन कर देते हैं ट्रीटी को। दूसरा, दोज एनुशिएटिंग्स जनरल प्रिंसिपल्स, की जो ट्रीटीज़ हैं वो सारे स्टेट कर देते हैं एट लार्ज में। पहले में तो मेजॉरिटी कर देती है, दूसरे में एट लार्ज सारे ही मोस्टली कर देते हैं। तो ये हमारी ट्रीटी थी इंटरनेशनल कन्वेंशन की में। पहला सोर्स हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन था। दूसरे सोर्स की तरफ हम चलते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स। कस्टम्स
आपको इंटरनेशनल पॉइंट को पहले हटा देते हैं, कस्टम समझते हैं। सबसे पहले हमारा कोई भी चीज़ की हैबिट स्टार्ट होती है, कोई भी चीज़ हमने करनी स्टार्ट की, वो रीति मतलब बनती चली गई, ऐसे करनी है हमने। इस रास्ते देखते हैं हम, कोई कच्चा रास्ता जा रहा है, पहले घास उगी होती है, आदमी जाने लगते हैं तो वो घास उड़ जाती है और रास्ता सा बनता चला जाता है। सेम कस्टम है, पहले कोई फॉलो करना स्टार्ट करता है किसी भी चीज़ को, फिर वो हैबिट बन जाती है, हैबिट के बाद वो यूसेज बन जाती है, रीति रिवाज बन जाता है, वो करना ही करना है। वो जब बहुत सारा टाइम हो जाता है, यूसेज इज़ दी अर्लियर स्टेज होती है कस्टम की, उसके बाद वो कस्टम बन जाता है। ये प्रोसेस है। एग्जांपल ले लेते हैं, श्रीलंका और भारत के बीच में ट्रेड रिलेशन, पहले हैबिट थी कि हाँ ज़रूरी था, मछुआरे आते जाते थे, फिर उसके बाद वो रीति रिवाज ही बन गया, वहाँ पे आना जाना कोई दिक्कत नहीं, अब वो कस्टम्स हो गए हैं। लेकिन क्रॉस अब लॉज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारे लॉज हैं वो प्रिवेल करते हैं कस्टम्स के ऊपर भी समहाउ। लेकिन जो इंटरनेशनल कस्टम है, कई हमारे लॉज हैं वो उनका सोर्स ही कस्टम्स है। फॉर एग्जांपल हमारे म्यूनिसिपल लॉज में हम देख लेते हैं पर्सनल लॉज, म्यूनिसिपल जैसे मुस्लिम लॉज में हमारी कुरान से ले लेते हैं हम, हिंदू लॉज में हम अपने अलग अलग वेदास वगैरह से ले लेते हैं। इस तरीके से कस्टम्स के 3 एसेंशियल है। कस्टम समझ में आ गया कि ये कस्टम होता है, कैसे कस्टम बनता है, पहले हैबिट, फिर वो यूसेज बनती है, यूसेज व्हेन यूसेज क्लोग्ड इन एंटिक्विटी वो कस्टम बन जाता है। और कस्टम लॉ कम बनता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, व्हेन कस्टम क्लोग्ड इन एंटिक्विटी इट बिकम लॉ। ठीक है, ये लाइन है एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट की। 3 एसेंशियल्स हैं कस्टम के। यूनिफॉर्मिटी, जो कस्टम है वो लगातार चलाना चाहिए, ये नहीं है कि बीच में गैप दे दिया फिर दोबारा स्टार्ट कर देते अपने बेनिफिट के लिए। जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस, जनरल सारे एक्सेप्ट करें, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास या कास्ट ही उसे एक्सेप्ट करे, नहीं, सारे उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे स्टेट्स उसे मान रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स उसे मान रहे हैं। तीसरा है ओपिनियन जूरिस्प्रूडेंस नेसेसिटियस, मीन्स जो कस्टमरी प्रैक्टिस है जनरल और कंसिस्टेंट नहीं है, वो कस्टमरी लॉ से, ना तो वो जनरल है कस्टमरी लॉ के साथ, ना वो रेगुलर में आ रही है। जब तक वो प्रैक्टिस, जो हमारी ये प्रैक्टिस चल रही थी, कोई भी कस्टमरी प्रैक्टिस थी, इंटरनेशनल लॉ ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तब तक वो इंटरनेशनल कस्टम चाहे हो या ना हो, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं माना जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लॉ हमारा कहाँ जाएगा, यूनाइटेड नेशंस उसे रिकॉग्नाइज़ करेगा। ये जो हमारा चल रहा था कस्टम्स, इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा कस्टम्स को, तब वो माना जाएगा एक तरीके से लॉ। कस्टम्स, इंटरनेशनल कस्टम समझ आ गया। 2 स्टेट के बीच में कोई कस्टम्स थे, पहले हैबिट चली, फिर यूसेज चला किसी चीज़ के रिगार्डिंग, फिर वो बाद में आगे कस्टम बन गया। थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट। लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स हैं, रिकॉग्नाइज करता है एक सिविलाइज्ड स्टेट। आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी सेम चीज़ कहता है कि ये हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। कोई चीज़ हमने पहले बोल दी, एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ इंडिया साइन करता है यूनाइटेड नेशन में कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कंट्रोल करेंगे, इस तरीके से करेंगे, जिसका रिज़ल्ट हमको देखने को मिला था 1976 में। हमने एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोहिबिशन के लिए। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने एक्ट बनाया, उनको हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ उनको हमारे इंटरनेशनल लॉ में तो ट्रीटी होगी, लेकिन उन्हें इंडिया में भी तो अप्लाई करना है। इसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनको हमने इंडिया में लॉ बनाने के लिए हमारे पास आर्टिकल 253 है। चाहे कोई और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो मर्जी कहता हो, लेकिन ये हमारा आर्टिकल हमें राइट देता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इंडिया में लॉ बनाने के लिए, उनके रिगार्डिंग। तो जनरल प्रिंसिपल्स है लॉ को, वो रिकॉग्नाइज करता है कोई भी स्टेट। उसके बाद लास्ट जो हमारा है सोर्स, जुडिशियल डिसीजन एंड आर्बिट्रल डिसीजंस। जनरली मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुडिशल डिसीजंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनको हम अप्लाई नहीं करते पहले, क्योंकि इससे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस था। ICJ बाद में यूनाइटेड नेशन के टाइम पे, उससे पहले वर्ल्ड वार टाइम के टाइम वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद उन्होंने बनाया था परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन यूनाइटेड नेशन के आने के बाद वो हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस था उसके डिसीजंस हम मानने नहीं करते, कोई स्टेट है उसके डिसीजंस हम मानते नहीं हैं। लेकिन इनको भी आर्टिकल 38 जो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, वो कहता है कि इनको भी हमने सोर्स मानना है इंटरनेशनल लॉ का। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो जुडिशरी और आर्बिट्रल डिसीजंस हैं जो हमारे, उनको हम सोर्स मानेंगे। कोई भी अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, उससे कोई डायरेक्शंस निकलती है, तो वो उसको हम सोर्स मानेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 सोर्सेज, एक और सोर्सेज है हमारे पास, जूरिस्ट का सोर्सेज। फेमस इंटरनेशनल लॉ पे जैसे जूरिस्ट हैं हमारे बहुत सारे, अगर उन्होंने कोई बहुत अच्छी चीज़ डायरेक्शन दी है, कोई बहुत अच्छी चीज़ निकाल के लाए हैं डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, तो उसको भी हम सोर्स मान सकते हैं। उनकी थियोलॉजी को हम सोर्स मान सकते हैं, उनकी मिथियोलॉजी को हम सोर्स मान सकते हैं, जो उन्होंने लिखा है अपनी बुक्स में, अगर वो रेलेवेंट है, अगर वो बेनिफिशियल है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड। तो ये हमारे सोर्सेज थे इंटरनेशनल लॉ के। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स को। और कॉन्स्टिट्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, CRPC हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, IPC डिस्कस कर चुके हैं हम, और ये सेकंड वीडियो थी इंटरनेशनल लॉ की, एविडेंस की भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।